रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। आज अंदर की खबर में बात उस इतिहास की जो भारत 23 अगस्त 2023 को लिखने जा रहा है। ये बड़ा इतिहास क्यों मायने रखता है, स्वर्ण अक्षरों में क्यों भारत का नाम आने वाला है, आज आपको अंदर की खबर में बताने वाले हैं। क्योंकि चंद्रयान की हम बात कर रहे हैं और चंद्रलोक के दर्शन होने वाले हैं। तैयारी पूरी है। विक्रम लैंडर ने जो पहला टेस्ट है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपने बहुत से टेक्निकल टर्म सुने होंगे चंद्रयान की लॉन्चिंग को लेकर, उससे जुड़ी जानकारियां हम आपको आज आसान भाषा में समझाते हुए देंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है अब वो देख लीजिए। सबसे पहले बस 113 किलोमीटर और उसके बाद भारत वो लास्ट राउंड भी क्लियर कर लेगा, वो टेस्ट भी पास कर लेगा। दूसरी अहम खबर जो रहने वाली है, चांद पर हिंद का सूर्योदय होने वाला है। भारत लहराने वाला है अपना तिरंगा चांद पर, विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं तीसरी अहम खबर, भाभी वर्सेस भाभी की जंग में कौन माफी मांगने वाला है, इस पर भी बड़ा खुलासा करेंगे। चौथी अहम खबर इंदौर से आ रही है जहां गोली मारकांड हुआ है, क्या है पूरा मामला वो भी आपको बताएंगे। वहीं पांचवी अहम खबर जो बिहार से आ रही है, सुशासन का जो दावा होता है वहां पर हालात क्या है बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो इसरो से आई है। लेकिन किस तरह से चंद्रयान आखिरी जो लास्ट राउंड है वो भी क्लियर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आपके सामने पहले ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर अब चंद्रयान 3 की चाल हो गई है, क्योंकि विक्रम जो लैंडर थी उसकी जो गति धीमी करने का काम था वो पूरा कर लिया गया है। रफ्तार धीमी हो गई है, बेहद करीब 113 किलोमीटर की दूरी अब बस चंद्रमा से रह गई है। यह हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी सिर्फ 113 किलोमीटर चंद्रयान 3 से रह गई है। परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के कोण पर अब तेजी से चंद्रमा की तरफ चंद्रयान 3 ने चलना शुरू कर दिया है। और अगर रफ्तार की बात करें तो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दी गई है। ये वो सफलता है, जो पहला टेस्ट वो सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया गया है। और अब आपको वो पहली तस्वीरें दिखा देते हैं जो आज इसरो ने जाहिर की है, भेजी है, और वो तस्वीरें बता रही है कि कैसे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जरा वो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। डीबूस्टिंग यानी रफ्तार कम करना जिससे लैंडिंग हो पाए। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप हरी लाइन देख रहे हैं, ये जो हरी लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरी लाइन वो पहला पूरा एरिया था जिसमें ये लैंडर घूम रहा था। और अब ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है 113 किलोमीटर, ये 113 किलोमीटर का फासला, सिर्फ 113 किलोमीटर का ये फासला अब रह गया है लैंडर से। आप ये देखिए, 113 किलोमीटर का फासला रह गया और फिर चंद्रमा की सतह पर भारत का ये चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा। लेकिन डीबूस्टिंग की प्रक्रिया जो पूरी करने के लिए पहला फेज क्लियर कर लिया गया वो है क्या, जरा आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपने बहुत टेक्निकल टर्म सुने होंगे, लेकिन आपके लिए आसान भाषा में अंदर की खबर में हम जानकारी लेकर आए। चांद पर लैंडर को उतारने की जो प्रक्रिया है उसे डीबूस्टिंग कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, उसके लिए साइंटिफिक टर्म है। लैंडर की रफ्तार कम की जाती है क्योंकि बहुत तेजी की स्पीड से घूम रहा था, और ऐसे में रफ्तार कम करेंगे तभी सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो पाएगी। लो स्पीड में चांद के और करीब अब पहुंच रहा है लैंडर। सही कक्षा में जाने के लिए ये स्पीड घटाई गई है। 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार थी अभी तक, जब चक्कर लगा रहा था चंद्रमा के, तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। अब रफ्तार कितनी कर दी गई है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यानी इस रफ्तार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और करीब पहुंचता जा रहा है चांद के। अब चलिए अगली तस्वीर, जरा अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अगली तस्वीर चांद पर उतरने का जो दिन चुना है, जो 23 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, चांद पर अंधेरा होता है। जैसे हमारे भारत में जब सूरज उगता है 24 घंटे में कुछ समय उजाला रहता है, कुछ समय अंधेरा रहता है, वैसे ही चांद पर भी 14 दिन तक अंधेरा रहता है और 14 दिन तक उजाला रहता है। तो उजाले के वक्त में जाना है
इसीलिए ये दिन चुना गया है 23 अगस्त का। तस्वीरों के जरिए हमने आपको समझाया। अब आपको बता देते हैं कि 23 अगस्त को क्या चांद पर भूमि पूजन का दिन तय है और वो आ चुका है दिन। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जानकारी आप देख लीजिए। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे देते हैं। चांद पर जो मैं आपको बता भी रही थी तस्वीरें दिखाकर कि 14 दिन अंधेरा और 14 दिन रोशनी होती है। रात में तापमान कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए, इससे भी कम कितनी ठंड होती होगी, भीषण ठंड। 22 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर रात होगी। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना, कितने करीब जब पहुंच चुका है तो लैंड क्यों नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में 23 अगस्त का इंतजार इसीलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य की रोशनी उस वक्त पहुंच जाएगी, उजाला हो जाएगा और उसके बाद ही, सूर्योदय के बाद ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक की जाएगी। कम तापमान में उपकरण जो है उनके खराब होने का भी डर कम हो जाता है, परसेंटेज कम हो जाता है, सफलता का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। लैंडर रोवर में लगाए गए हैं सोलर पैनल्स जिसके जरिए प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो पाए। लैंडर रोवर को सूर्य की रोशनी की जरूरत है और यही वजह है कि 23 अगस्त का दिन चुना गया है। सोलर पैनल से पावर जनरेट करेगा लैंडर और अचानक से ऐसा नहीं हो सकता। 23 अगस्त को सूर्योदय होगा, उसके बाद जब पावर जनरेट हो जाएगी तो इससे आसानी से लैंडिंग हो पाएगी। चलिए, अब चंद्रयान 3 ने तस्वीरें भेजी क्योंकि कैमरों से लैस है और जो तस्वीरें भेजी हैं वो जरा हम आपको दिखा देंगे। देखिए, ये चांद की सतह की तस्वीर आप देख रहे हैं। चांद का जिक्र हर तरह से सामने आता है। लोग बचपन में चांद की कहानी सुनते हैं, गानों में आता है। जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए कि इसरो ने ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के जरिए भेजी हैं और ये तस्वीरें अपने आप में कहानी कह रही हैं, बता रही हैं कि भारत कैसे विकास की ओर अग्रसर है और चंद्रयान तो जा रहा है, गगनयान भी जाएगा, ऐसी उम्मीद भी ये तस्वीरें देती हैं। चलिए, अब साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों खास है, इसका भी मतलब आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि आपने बार बार सुना होगा कि साउथ पोल पर लैंडिंग हो रही है। क्यों खास है? चांद के नॉर्थ पोल पर बहुत सारे देश पहुंच चुके हैं, साउथ पोल पर अभी तक लैंडिंग नहीं हुई है, कोई देश नहीं पहुंचा है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। साउथ पोल पर ज्यादातर वक्त अंधेरा ही रहता है, हमने आपको बताया भी। -200 डिग्री के नीचे चला जाता है तापमान। किस कदर से, आप सोचिए, थोड़ी ठंड होती है, हमें आपको दिक्कत होने लगती है। -200 डिग्री, आप अंदाजा लगाइए। बर्फ के रूप में पानी होने का अनुमान है, तो वो सतह जो है चांद की वहां पर साउथ पोल पर, उसकी स्टडी भी भारत कर पाएगा और भारत अपने आप में वर्ल्ड लीडर जो हो रहा है वो इन्हीं सब चीजों से हो रहा है क्योंकि साइंटिफिकली भी हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 1 ने पानी के होने के संकेत दिए थे और चंद्रयान 3 जो है काफी कुछ बताता यहाँ नजर आने वाला है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से साउथ पोल को चुना गया है। लेकिन चलिए, अब आपको बता देते हैं कि चंद्रयान 3 करेगा क्या। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। ये जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। साउथ पोल पर पानी की खोज करेगा क्योंकि चंद्रयान 1 ने बताया था कि बर्फ के रूप में पानी हो सकता है, तो उसमें एडवांस स्टडी हम करेंगे। सतह पर जो तापीय गुण हैं उसकी स्टडी की जाएगी क्योंकि -200 डिग्री तापमान बताया जा रहा है और क्या कुछ है वहां पर सतह पर, इस पर भी कहीं ना कहीं एनालिसिस किया जाएगा। चंद्रमा के भूगर्भ यानी जो क्रस्ट होता है उसमें क्या है और मेटल जो है उसका अध्ययन होगा। यानी हर एक पैनी जानकारी चंद्रयान 3 के जरिए मिल सकती है। चांद के मूवमेंट का क्या सिस्टम है, अभी तक हमने अपने सोलर सिस्टम को समझा है जितना, उससे और प्रैक्टिकली क्या मूवमेंट का सिस्टम है साउथ पोल से जुड़ा हुआ, वो समझने के लिए कोशिश करेंगे। पृथ्वी जैसे क्या दूसरे ग्रह भी हैं जहां पर जिंदगी बसती है, जीवन है, ये भी समझने के लिए यहाँ पर सतह पर जाकर स्टडी की जाएगी। तो ऐसे में हर लिहाज से ये बहुत अहम है। तो अब देखिए कि चांद से महज 4 कदम की दूरी पर अब रह गया है चंद्रयान और ये जो सफर है, ये जो आखिरी अग्नि परीक्षा है, भारत का चंद्रयान 3 पूरा करने पर आगे बढ़ रहा है। विक्रम लैंडर ने पहली जो डी बूस्टिंग की प्रक्रिया उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आगे क्या होने वाला है, 23 अगस्त को क्या दिखने वाला है, आपको दिखाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में, पहले विस्तार से समझिए। इसरो की ओर से जारी ये नई तस्वीर है जिसमें दिख रहा है सपनों के चंद्रयान का नया रास्ता, नई उम्मीद और नया सफर। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चांद की सतह और हमारे लैंडर के बीच दूरी महज 113 किलोमीटर की रह गई है, जिसे अब धीरे धीरे अगले 5 दिन में तय किया जाएगा।
अंदर की खबर में आज आपको बेहद आसान भाषा में चंद्रयान का आगे का सफर समझाने जा रहे हैं। वो पूरा प्रोसेस समझाएंगे जिससे जुड़ी है 143 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें। हर वो बात बताएंगे जो जुड़ी है हमारे ख्वाबों से। सबसे पहले आपको इसरो का डी बूस्टर प्रोसेस बता देते हैं। चांद की सतह के करीब जाने के लिए आज बेहद खास डी बूस्टर प्रोसेस को अंजाम दिया गया है। इसरो ने लैंडर में लगे थ्रस्टर फायर किए। थ्रस्टर एक तरह के इंजन होते हैं जिसके जरिए लैंडर की रफ्तार घटाई गई। चांद से लैंडर की दूरी भी अब कम हो गई है। ये अभी चांद की 113 गुणे 157 किलोमीटर कक्षा में घूम रहा है, यानी चांद से इसकी अधिकतम दूरी 157 किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 113 किलोमीटर हो चुकी है। डी बूस्टिंग का ये प्रोसेस बेहद अहम है जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन लैंडिंग के लिए चांद से विक्रम की अभी दूरी भी ज्यादा है और रफ्तार भी। ऐसे में अब इसरो की नजर डी बूस्टिंग के दूसरे ऑपरेशन पर टिकी है। 20 अगस्त को डी बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन होगा जिससे विक्रम लैंडर की रफ्तार और कम हो जाएगी। 20 अगस्त की रात जब आप लोग सो रहे होंगे तब लैंडर चांद के बेहद करीब आ जाएगा। उस वक्त हमारा लैंडर 30 गुणे 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा होगा, यानी 20 अगस्त की रात विक्रम चांद की सतह से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस दिन ही इसकी रफ्तार बेहद धीमी हो जाएगी, लेकिन सबसे अहम पड़ाव इसकी लैंडिंग वाला होगा। इसरो ने इसके लिए 23 अगस्त का दिन चुना है। शाम करीब 5:47 पर चांद और विक्रम के बीच दूरी सबसे कम होगी और इसी वक्त इसरो चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। इसके लिए विक्रम लैंडर की रफ्तार को फिर से कम किया जाएगा। उस वक्त लैंडर की स्पीड 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। जब चांद की सतह पर हमारा विक्रम लैंडर उतर जाएगा उसके बाद रिसर्च का काम शुरू होगा। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर अलग हो जाएगा। वो चांद की सतह पर जाकर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा और चांद पर खोज का काम शुरू होगा। लेकिन सवाल यह है कि चांद पर की गई खोज इसरो तक कैसे पहुंचेगी, तो ये भी आपको समझा देते हैं। प्रज्ञान रोवर लैंडर से कनेक्ट रहेगा। प्रज्ञान विक्रम लैंडर को डेटा भेजेगा। विक्रम लैंडर के जरिए ये डेटा इसरो को मिलेगा। 23 अगस्त के बाद 14 दिन तक प्रज्ञान रोवर चांद पर पानी समेत अन्य चीजों की खोज करेगा। चांद पर मौजूद धातुओं का अध्ययन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट में आपने समझा कि डीबूस्टिंग की पूरी प्रक्रिया क्या और 23 अगस्त को कैसे इतिहास रचने वाला है चंद्रयान 3। लेकिन अब आपके लिए बता देते हैं कि कैसे जो 7 कदम है वो 7 कदम सफलतापूर्वक पूरे किए गए। पहला कदम 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग होती है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 के जो 7 कदम है सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। दूसरा कदम क्या रहा, पृथ्वी की कक्षा के आखिरी छोर पर आ गया। 25 जुलाई को यह सफलतापूर्वक हासिल किया गया। तीसरे कदम में क्या हुआ, 31 जुलाई के दिन था वो जब पृथ्वी की कक्षा की ओर से चंद्रमा की ओर बढ़ा, क्योंकि इसको लेकर बहुत उम्मीदें जाहिर की गई हैं। तो आप सोचिए कि एक एक कदम, एक एक स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है। चौथा कदम 5 अगस्त को पूरा किया है चंद्रयान 3 ने, जब शाम 7:15 पर चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया चंद्रयान 3। 16 अगस्त को 5वां कदम पूरा कर लिया है। चांद की गोलाकार कक्षा में आए, जिस तरह से राउंड एक तरह से गोलाकार कक्षा में घूमना था वो शुरू हो गया। छठा कदम 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर रोवर अलग हुए और 3.5 लाख किलोमीटर करीब ये सफर दोनों ने साथ में तय किया है। 17वां जो कदम 17 अगस्त तारीख को जो छठा कदम था वो हमने आपको बताया कैसे 3.5 लाख किलोमीटर का सफर साथ तय किया। और 7वां कदम 18 अगस्त को पूरा किया गया। लैंडर की डीबूस्टिंग यानी रफ्तार कम हो गई है। अब आगे क्या होगा इस पर लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन चलिए अब आपको जल्दी से इतिहास भी बताएंगे और धरती से चांद तक ये चंद्रयान 3 कितनी कहानियां बनाने वाला है, किस तरह से साइंटिफिकली भारत को आगे ले जाने वाला है। चलिए आपको जल्दी से वो जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। LVM-3 रॉकेट से सफल लॉन्चिंग इसकी की गई। 16 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी के कक्षा में पहुंच गया। ये पूरा सफरनामा है। 22 दिन पृथ्वी के आसपास घूमता रहा। पूरी टाइमलाइन हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। कक्षा बदलकर फिर चांद की ओर बढ़ा और 6 दिन में चांद की कक्षा में आया और 13 दिन चंद्रमा के चक्कर लगाए हैं। इसके बाद रफ्तार कम की गई। 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अलग हो गया।
पूरी तरह से सफलतापूर्वक अलग हो गया और अब रफ्तार कम करके धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा है। और 23 तारीख का वो दिन है जब सफलता हासिल हो जाएगी। इस पर सबकी निगाहें हैं, दुनिया की भी निगाहें हैं और भारत भी पूरी ताकत अपनी इस मिशन के लिए लगा चुका है। तो उम्मीद बड़ी, सपना बड़ा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात माफी पर महाभारत की, जी हम बात कर रहे हैं सीमा और अंजू की, जिसको लेकर लगातार माफी पर महाभारत छिड़ी हुई है। दरअसल मामला क्या है आपको इस सेगमेंट में विस्तार से हम बताने वाले हैं। सीमा जो अवैध तरीके से अपना देश छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर यहां भारत में आ गई, रहने लगी, चर्चाओं में बनी रही। वहीं उसके बाद अंजू की अगर हम बात करें तो अंजू भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई और वहां केक काटती नजर आई। और लग रहा है कि अब दोनों को ही अफसोस है, माफी मांगने की जल्दबाजी सी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों को ये लग रहा है कि वो गलत तरीके से फंस गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए और बेहतर तरीके से समझिए। ये प्यार का दावा कर रही है, झूठ सा लड़का है वो। सचिन मीणा की इस पड़ोसन को शायद अब किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सचिन पर की गई ये टिप्पणी मिथिलेश पर जाने अनजाने में बेहद भारी पड़ती दिख रही है। झूठ सा लड़का है वो। सीमा के पाकिस्तान से भारत आने पर शुरू हुआ बातचीत का दौर उनके लिए कानूनी फंदे का सबब बन जाएगा। इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। गुस्से और तैश में उनकी जुबान से सचिन के लिए निकले इन शब्दों के कारण वो घिर गई हैं। सचिन मीणा पर की गई इस टिप्पणी के कारण सीमा और पड़ोसन मिथिलेश भाटी के बीच सीधी टक्कर हो रही है। सीमा इससे काफी गुस्से में है। अपमान का बदला लेने के लिए अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके बाद सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने मानहानि के मामले में कई लोगों को नोटिस भेजा है। वो मिथिलेश भाटी पर मानहानि का केस करने के लिए कह रहे हैं। जो बोला गया वो केवल सचिन मीणा का अपमान नहीं किया गया और देश के उन तमाम पति पत्नी के बीच संबंधों को खराब करने की एक साजिश, एक षड्यंत्र है। कानूनी पेच से बेफिक्र मिथिलेश का कहना है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक वो कहीं गलत नहीं है। क्यों मांगूंगी मैं माफी? मैंने कोई गलती की ही नहीं है। आप फांसी लगवाइए, काला पानी भिजवाइए, जो भी आप करोगे हम देख लेंगे। मिथिलेश साफ साफ कह रही हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। वो माफी नहीं मांगेंगी। सीमा और मिथिलेश भाटी की इस लड़ाई से रबुपुरा गांव में कोहराम मचा हुआ है। अब मिथिलेश भाटी के समर्थन में दिल्ली हाई कोर्ट और गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट के 10 वकीलों की टीम उतर आई है। एपी सिंह जी को ऐसा लगा होगा लप्पू शब्द खराब होता है, तो उन्होंने इस तरह की चीजें की हैं। बाकी आप लोगों से सुनने में मिल रहा है कि एपी सिंह जी ने एक नोटिस भेजा हुआ है, तो देखेंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं, नोटिस को आने दीजिए, नोटिस का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसका जवाब दे दिया जाएगा। सीमा और मिथिलेश के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया है। सीमा के वकील भले ही नोटिस भेजकर माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मिथिलेश भाटी अपने बयान पर कायम है। वहीं दूसरी तरफ अंजू थॉमस है, जो पाकिस्तान बेशक विजिट वीजा पर गई थी, लेकिन अपने परिवार, अपने पति, अपने माता पिता, अपने बच्चों से छिपकर, झूठ बोलकर अब पाकिस्तान से उनकी जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत कुछ बयां करती दिख रही है। वो अंजू अब तक पाकिस्तान के गुणगान करते नहीं थक रही थी, अब वो तिरंगे के रंग में लिपटी नजर आ रही है। पाकिस्तान से अंजू का जो लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उसमें अंजू के इरादे बयां कर रहा है कि उन्हें अपने हिंद की याद सता रही है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद हैं, उनके पति, जो कह चुके हैं कि अब उनके दिल और घर दोनों में अंजू की कोई जगह नहीं बची है। अरविंद अंजू के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज करा चुके हैं। अब अगर अंजू भारत वापस लौटती हैं, तो उनके लिए ये भी इतना आसान नहीं होने वाला। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अरविंद अंजू को माफ कर देगा? क्या अंजू को इस गलती की माफी मिलेगी या वो मझधार में फंसी रह जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए अंदर की खबर में अब आगे बढ़ेंगे और बात नीतीश कुमार की करते हैं। आपने सुना होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन क्या वाकई बिहार में अब बहार रह गई है? क्योंकि बहार तो अपराधियों की होती नजर आ रही है। न पुलिस सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है। आखिर सरकार कैसे बचा रही है? किस तरह से सुशासन बाबू अपना सुशासन चला रहे हैं, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में पिछले कुछ घंटों में पहले एक एसएचओ को मौत के घाट उतारा जाता है, फिर 72 घंटे के अंदर एक पत्रकार को, यानी 3 दिन के अंदर पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब सवाल विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि क्या ये जंगल राज की वापसी है? रिपोर्ट देखिए। सुशासन राज में गुंडे गेट पर आए, कुंडी खटकाई और गेट खुलते ही ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोली मारकर गुंडे भाग गए, पीछे छोड़ गए पत्रकार का लहूलुहान शव। और नीतीश राज में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल पत्रकार विमल कुमार यादव के परिवार के हैं। सवाल पूछ रहा है हर पत्रकार, सवाल पूछ रहा है बिहार का आम आदमी कि नीतीश बाबू ये कैसा सुशासन है, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? फट सी आवाज निकलने जावने से हम कोना पड़े छै घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबै ता एकरा मार के निकल गेलै। अररिया में हुए इस गोलीकांड के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने नीतीश को निशाने पर ले लिया है। जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, उसके बाद भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौड़ लगाएं, विपक्षी एकता की बात करें, तो इससे बढ़िया है रिजाइन कर दे। और नीतीश जी आपको शर्म करनी चाहिए, अपराधियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। यह बिहार की जनता देख रही है, यह जनता आपको सबक सिखाएगी। पत्रकारों की हत्या बहुत निर्मम हत्या हुई है। पत्रकार विमल कुमार से पहले उनके भाई की भी कुछ ऐसे ही बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उनका इंसाफ आज तक अधूरा है। और उससे पहले ही गुंडों ने घर का दूसरा चिराग बुझा दिया। सवालों में घिरी नीतीश सरकार के पास वही रटा रटाया जवाब है जैसे पहले विमल के भाई की हत्या पर दिया था। ये दुख की बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। हम लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी का काम ही है बिहार को